तो पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में हम आपके इस सब्जेक्ट के ना सारे चैप्टर को मस्त तरीके से एकदम धुआं कर देंगे, है ना। साथ साथ भैया आपके सारे मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी चर्चा होगी, ठीक है ना। सब कुछ पे एकदम अच्छे से होगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को आप जरूर चेकआउट करिएगा, नहीं तो पता चला यार वीडियो ढूंढने में ही आप पगला जाएंगे, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना इसका सेकेंड चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं। पहला चैप्टर करवा दिया गया है। एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले ना वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब माहौल बन जाएगा ना तब मजा भी आएगा यार पढ़ने में, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालिए, जो जो चीजें लिखवाते चलेंगे उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर को। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैप्टर का नाम है यार राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा नियमों का किताब यार, जो कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसकी ज़रूरत क्या है और किस लिए हमने उसे बनाया, और जो पूरी कहानी थी उसको बनाने की ना, वो सब पहले चैप्टर में कवर हुआ है। तो आप पहला चैप्टर देख लेंगे ना तो माहौल एकदम क्लियर हो जाएगा, पकड़ने लगेंगे बात को, जो एकदम पूरा मूड में आ जाएंगे जानने के, तो फिर मज़ा भी आएगा। तो पहला चैप्टर पहले करिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो किताब है यार, उसमें बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। और अगर आप पूछें ना कि हमें यार इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हमें इन सब अधिकारों की ज़रूरत क्या है, यार भगवान भेजे हैं हमको भी, जितना हक भेजे हैं उतना आपको भी भेजे हैं। ये सब कहे कि अगर आप कहें कि सबका ज़रूरत क्या है ना, तो आपको एक सिंपल वर्ड में अगर समझा दिया जाए, अगर ये सब चीज़ नहीं हो ना तो भैया आपकी ज़िंदगी नहीं, यही जहन्नुम बन जाएगी। पूरा का पूरा मरने के बाद, मरने से पहले ही यहाँ पर आप सब नरक अपने इसी धरती पर देख लेंगे, अपने समाज में ही देख लेंगे। अब जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई थाना नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आप सुनसान एक जंगल टाइप मतलब कहीं रह रहे हो, वहाँ पर कोई आना जाना किसी का नहीं, सुनसान टाइप का है। अब 10 आदमी अगर आपके घर में रात को घुस जाएं तो आप कुछ उखाड़ सकते हैं। अरे एक को मारोगे, 2 को मारोगे, 3 को मारोगे, दसों को तो नहीं ना हैंडल कर सकते यार, सब तो बाहुबली है नहीं, है ना, नहीं हैंडल कर सकते। तो वहां पर आपको तो एकदम जो चाहे वो आपके साथ करेगा भाई। 10 लोग जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं, आपको एक तरीके से कुछ भी किया जा सकता है, आपको मार के फेंक दें, चाहे जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो नियम कानून है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, ये सब जो चीज़ है ना हमारे लिए, तो उससे को भय बना हुआ है आदमी के यहाँ। लेकिन तब पर भी देखो यार कितने ऐसे लोग हैं जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, खुलेआम सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इसके रहने के बावजूद ये कंडीशन है। तो तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि ये सब सारी चीज़ें अगर ना होती, अगर आपके लिए 100 नंबर डायल करने पे पुलिस ना आती, आपके लिए कोर्ट कचहरी नहीं होता, तो तुम जी पाते भैया? तुम्हारे गांव में जो सबसे ताकतवर आदमी है ना, तुमको तो तुम्हारे घर से निकाल करके बाहर फेंक देते सब, और तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते। रियल पिक्चर में वो सब होता है, रियल लाइफ में सब नहीं होता। पहली चीज ये पकड़ लो कि अगर ये सब चीज नहीं होता ना, तो एक तो यार जीवन एकदम नरक टाइप हो जाता। सपोज करो यार तुम खुला रह करके भी ना जेल में रह रहे हो, ऐसा कुछ फील होता है। जेल में क्या होता है, कोई अधिकार आपके पास नहीं है, ठीक है, सलाखों के पीछे हो, खाना गया, बस खा पी के जिंदा रह रहे हो, और जो भी काम किया अगर तुमको 2 पैसा मिल जा रहा है वहां तो मिल जा रहा है, नहीं तो पूरी की पूरी नरक जिंदगी जेल में हो रही है, और ये नियम कानून वहां पर होते नहीं है आपके पास। तो सेम सिचुएशन रियल लाइफ में हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसको आपके बुक ने भी समझाने के लिए 2 कहानियां सुनाई हैं आपको। जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, तो इसको बुक को भी एक माहौल बनाना था, तो उसने भी 2 कहानी सुना करके आपको माहौल बनाया। पहला चीज उसने बताया किसका, एशियन गेम्स का कहानी बताया। यार ये सब गेम जो है ना कंडक्ट होना था, तो कंडक्ट होने के लिए यार स्टेडियम चाहिए, है ना, सब फ्लाईओवर बनवाना था, स्टेडियम बनवाना था। तो इसके लिए कुछ मजदूर रखे गए, है ना, कुछ मजदूर रखे गए, जो कॉन्ट्रैक्टर रहा होगा वो अपना ही काम किया, और उससे एकदम दिन रात टाइप मेहनत करवाया। जितना उन लोग को पैसा चाहता था उन लोग को उतना पैसा नहीं दिया, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाया, कोई नियम कानून नहीं, कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना गुलामी टाइप सिचुएशन कह लो, कि आप मन से काम करवा रहे हो, वैसा ये लोग काम करवाए, ऐसा चीज हो रहा था। लेकिन फिर जा करके भैया कुछ लोगों ने उनको देखा कि नहीं यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग पिटीशन फाइल कर देते हैं कोर्ट में। जो सोशलिस्ट ग्रुप होती है, ये सारी चीज को देखा कि यार ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है, तो कोर्ट में पिटीशन दायर कर देते हैं। सब हम देखेंगे क्या कैसे होता है। वो लोग कोर्ट में डाल दें कि देखिए यार ये लोग तो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, और जो लेबर लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो भाई कोर्ट अपना सुनवाई करता है, बोलता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, उन लोगों को एक तरीके से इंसाफ सो कॉल्ड मिल जाता है। लेकिन अगर वही तुम सोचो कि अगर नियम कानून ना हो तो क्या होता, दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी कुछ इस तरीके से है,
मचल लालंग जी हैं, एक इंसान हैं। इनका क्या कहानी हुआ था कि इनके ऊपर आरोप लगा कि एक किसी आदमी के ऊपर ना बहुत खतरनाक हमला किए हैं। खतरनाक मतलब किसी को मारने की कोशिश कर लिए हैं, बहुत खतरनाक किसी को मारे पीटे हैं, ऐसा कुछ कहानी उनका बना। पुलिस आई, अरेस्ट कर ली और जुडिशियल रिव्यू में भेज दी। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कैसे अरेस्ट होता है, पूरे चैप्टर में देखोगे। पूरे चैप्टर में देखोगे यार, तुम अपने एग्जाम के लिए ही नहीं ना, तुम बेसिक नॉलेज भी जान जाओगे, थोड़ा सा ऐसा समाज को ना एक तरीके से समझ भी लोगे। चैप्टर बहुत जरूरी है, समझे ना। तो उसको जुडिशियल रिव्यू भेजा जाता है। अब वहां जाकर के ये पता चलता है कि यार इनकी मानसिक स्थिति जो है ना थोड़ी मतलब गड़बड़ टाइप है, मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो इनको भेज दिया जाता है यार ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, कि चलिए भेज देते हैं, जज साहब भेज देंगे, जाओ पहले ट्रीटमेंट वगैरह करवा लो, सही हो जाओगे तो अपना तुम्हारा जो भी होगा काम वाम होगा। उसके बाद पूछताछ होती है, पूरा तमाम तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। अब यार अब आपकी मानसिक स्थिति ही नहीं सही है, लगोगे कार्टूनी करने, तो ऐसा नहीं होता। आपका इलाज हुआ तो उनका 2-3 साल में उनका इलाज हो जाता है। लेकिन भैया उनका ना आगे की कहानी बढ़ती ही नहीं, आगे की कहानी बढ़ती ही नहीं है। कोई उनसे मतलब डॉक्टर लोग बोल दिए कि ठीक है आदमी सही है, इसे जाकर के अपना जो भी अपना आपको केस वगैरह को आगे बढ़वाना है, आपको हियरिंग करनी है, सुनवाई करनी है, कर लो। लेकिन कोई कुछ नहीं होता है। वो ये जो व्यक्ति है अगला 54 साल तक रहता है वैसी जुडिशियल रिव्यू में। 54 साल तक भैया वही सलाखों के यहाँ रहता है। और इनकी लाइफ तो फिर समझ लो एक तरीके से झंडी टाइप हो गई ना, खत्म, पूरा जीवन खत्म। और फिर आती है ये आपकी ह्यूमन राइट वाली जो टीम। अभी हम भी ये भी देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का क्या कमीशन है, क्या क्या है। तो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, देखते हैं कि यार क्या कहानी है, तो फिर इनको इंसाफ दिलवाते हैं। तो आपके बुक में भी ये 2 कहानी बताई हुई है कि देखो यार तुम सोचो कि जब नियम कानून हैं, बने हुए हैं, तो ये कंडीशन है। और एक बार बस अपने दिमाग में इमेजिन करके सोचो कि जब ये नियम कानून होता ही नहीं, ये 100 नंबर फोन करने पे आता ही नहीं, ये कोर्ट कचहरी होता ही नहीं, ये थाना पुलिस होता ही नहीं, बस इंसान घूम रहे होते। और अगर तुमको कोई 4 थप्पड़ लगा करके जाता ना, तो तुम किसी से जाकर के ये नहीं कहते कि हमको वो मारा है। तुमको अगर वो मारा है तो तुम्ही को देखना पड़ता। तो सोचो क्या कंडीशन होता है इस मतलब समाज का, है ना। तो बुरा से बुरा पूरा का पूरा नरक आप जीते जीते देख लेते अगर ये सारी चीजें नहीं हो गई। तो बेसिकली बहुत बातचीत हो गया। अब आपको मेन इंपॉर्टेंस, मेन चर्चा पे आते हैं कि राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट्स तो समझ गए ना यार, कि पता चल राइट्स भी नहीं। तो राइट्स का देख लो यार भाई, डेफिनेशन तुम लोग को चाहता है। तो राइट्स का क्या मतलब यार, रीजनेबल क्लेम्स which is recognized by the society and guaranteed and protected by law। अब देखो यार, अधिकार किसी को कहने से और किसी के देने से किसी को अधिकार नहीं मिल जाता। हम आपको कह दिया कि यार जाओ कुछ भी करो, तुमको फुल छूट है, तुमको फुल अधिकार है मेरे तरफ से। हम कौन होते हैं आपको अधिकार देने वाले? ऐसा काम नहीं चलता। कोई कुछ बोल दे कि जाओ बेटा ये करो तो तुम जाकर के वो कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज यार कि रीजनेबल क्लेम्स होने चाहिए, मतलब कि ऐसा अधिकार आपके पास होना चाहिए कि जो कि रीजनेबल हो। अब पता चला सबको मतलब सबका मर्डर करने का आपको अधिकार चाहिए, सबका चोरी छिनैती करने का, सबको किडनैप करने का आपको अधिकार चाहिए, तो आपको अधिकार मिलेगा? भैया वाइस सिटी और सैन एंड्रियास तो गेम बना नहीं है, GTA गेम तो है नहीं कि जो मर्जी आए वो करोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी को मार दिए, किसी की गाड़ी छीन ली, सब तो कहानी नहीं ना कर सकते रियल लाइफ में। तो सबसे पहले रीजनेबल अधिकार होने चाहिए जो कि आप डिमांड कर सकें कि हम हंसना मतलब अच्छे से जी सकें, अच्छे से रह सकें। सबसे पहली चीज रीजनेबल चीज रहे जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी हो, यानी कि यार जो समाज है ना उसे एक्सेप्ट करे। अब आप ऐसा अधिकार मार रहे हैं कि हम रात को 12 बजे किसी के भी घर में घुस जाएं, समाज एक्सेप्ट करेगा? किसी के भी रात में घर में 12 बजे घुस गए कि वो हो ही क्या हो रहा है, नहीं ना कर सकते यार। समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, थूर देगा, वहीं पे आपका मुंह बन जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या कि गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, हमारे कहने से, इस समाज के कहने से आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है। राजा लोग के समय में भी तो ये हो सकता था ना कि आदमी उठे और कह दे कि ये राजा तुम होते कौन हो, ये राजा तुम होते कौन हो, हम भी तो यार व्यक्ति हैं, हम तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे। और बहुत लोग ऐसा किए भी, बहुत लोग आवाज उठाए, लेकिन राजा क्या करता था, आर्मी उसके पास उठवाता था, गर्दन कटवाता था, काम खत्म हो जाता था। तो किसी के कहने से आपको अधिकार नहीं मिलता, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और हमारे यहाँ कौन प्रोटेक्ट करता है यार? जुडिशरी है, पूरा का पूरा सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब इसका जरूरत क्या है, यही चीज हम आपको अभी तक के बात में समझा रहे थे कि यार इसका जरूरत क्या है। राइट्स ना हो तो जिंदगी कैसी हो जाती है, नरक हो जाएगी। तो यार कुछ पॉइंट है यहाँ पर नोट कर लो कि राइट्स आर द एसेंशियल फैक्टर्स टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। इस समाज में ये अधिकार हैं तो हम आप जी पा रहे हैं।
नहीं तो जो पावरफुल लोग होते कुचल दिए होते, पता नहीं चलता कि हम इस धरती पे पैदा हुए, कब मर गए, कुछ आता पता नहीं। और यही कहानी राजा लोगों के समय में, तुम क्लास 10th में मोनार्किज्म पढ़े हो तो वही चीज वहां पर होती थी कि किसी का कुछ औकात नहीं हुआ करता था, राजा जो बोल दिया तो बोल दिया कि इसका गला काट दो तो उसका गला कटना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली चीज कि समाज में अच्छे से जीने का मौका हमें ये चीज देती है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। यार हम अकेले, हम हैं, आप हैं, सबका अपना अपना अलग अलग नीड्स है, इसको फुलफिल करने का मौका मिलता है कि नहीं आपके अधिकार पे। अब आज के समय में यार जैसे सड़क पे चल रहे हो ना, नहीं कहते हो कि तुम्हारे बाप का रोड है, सरकार का है, सबका अधिकार है। ये चीज क्या है? राजा के समय में अगर राजा चल रहा होता तो अगर कहते उसके लड़के को तुम्हारे बाप का रोड है ना, तो कहता कि यहाँ पे मेरे बाप का रोड है, और तुम्हारा तो गर्दन उड़वा देता अगले दिन सुबह के सुबह। तो यही बात कहा जा रहा है कि सबका इंडिविजुअल नीड जो है ना पूरा होता, उसके साथ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। सब लोग यार इक्वल हैं, सबके पास अधिकार है, तो सबका एक तो पर्सनली डेवलप हो रहा है, और जब जाहिर सी बात है यार जब पर्सनली डेवलप होगा तो एक समाज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी समाज से जुड़े हुए हो, तो समाज का भी यार डेवलपमेंट होगा। तो दो चीज तो यार तुमको पकड़ में आ ही गई होगी अभी तक के बात में कि राइट्स क्यों जरूरी हैं और राइट्स होते क्या है। नो डाउट एक बात ध्यान रखना, जेल का सिस्टम याद रखना कि जिससे जेल में जीवन हो जाएगा ना, अगर तुम्हारे पास अधिकार नहीं रहे तो सेम वही जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात होगी यार कि कहाँ लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज है। इसके बाद एक चीज और आती है हमारे यहाँ, बिल ऑफ राइट्स। क्या है बिल ऑफ राइट्स? देखो ये क्या है ना, सिंपल सा अगर आपको मतलब बता दें तो जो भी राइट, जो भी आपके अधिकार हैं वो लिखा हुआ है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लगाई हुई है उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ना किसी पन्ने पे, किसी ना किसी आर्टिकल में। तो ये जो पूरा सिस्टम लगाया गया है ना, इसको क्या कहते हैं भैया? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। लिस्ट ऑफ राइट्स, जो लिस्ट है पूरे राइट्स का, वो एक तो मेंशन किया गया है और उसके साथ साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ना वादा की तरह नहीं है, ये किसी सरकार के वादा की तरह नहीं है कि यार तुमको हम अधिकार देंगे और सरकार मुकर जाए, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये वादा करता है कि आपके पास ये अधिकार हैं और साथ में साथ उसके लिए वो खड़ा है कि तुमसे अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और वो अपना एक सिपाही इसके लिए खड़ा करके गया है। वो सिपाही कौन है? जुडिशियरी सिस्टम। क्या है भैया? जुडिशियरी सिस्टम। और कहीं ना कहीं आपके हेल्प के लिए आपके लेजिस्लेटिव सिस्टम और एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम भी इसको हेल्प करता है। लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की एक धक्का यार, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये भी एक तरीके से बिखर सकती है। आपका जो एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम है ये भी एक तरीके से बिखर सकता है, लेकिन जुडिशियरी इस चीज को मेक श्योर करेगी, इस चीज का पूरा रक्षा करेगी कि आपके खुद के अधिकार पे कोई आंच नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोल करके गया है, लिखा हुआ है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। भैया अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो आपसे आपका अधिकार नहीं छीन सकती। हाँ कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आगे चल करके देखेंगे। अच्छा जी, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई राइट्स वायलेट किए जाते हैं, कोई कानून आपका कोई सरकार वायलेट करती है, तो इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। उसका खुद का रेमेडी भी है, उसका सॉल्यूशन भी है कि क्या मैटर कैसे करना है, वो सारी चीजें लिखी हूं। सबसे पहले तो जहां भी राइट्स की बात होगी, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। क्या भैया? फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स हैं भैया, यही तो हैं जो कि हमको और आपको जीवन जीने में एकदम मतलब फुल है यार, सपोर्ट तरीके से कह लो। क्या क्या चीजें हैं? बेसिक से बेसिक नीड्स हम बोल सकते हैं। हम पूरे इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, हम कोई रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यार, मतलब एक तरीके से कोई दबाव नहीं है। हम इक्वल हैं पूरे समाज में, इक्वल अपॉर्चुनिटी है पूरे समाज में, सारी चीजें हैं। ये कौन बताता है, ये क्या करता है, सारी बेसिक चीजें हम अपने फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं। तो भैया यार जब पहले सिचुएशन मार धाड़ चल रहा है, अंग्रेजों की लड़ाई वगैरह चल रही थी, जब हम लोग एक तरीके से गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, तो उस समय ऐसा कुछ तो सीन नहीं था। जो अंग्रेज चाहते थे वो लोग हम लोग करते थे, दबाव उनका था। राजा, उससे पहले राजा लोग करते थे ऐसा काम, फिर अंग्रेज किए ऐसा काम। तो ये चीज का, फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किसने किया? तो भैया मोतीलाल नेहरू जी के कमिटी ने इस चीज को सबसे पहले डिमांड किया कि भैया ऐसा भी बिल ऑफ राइट्स हमें चाहिए। कब किया? 1928 में किया। देखो यार हम तुमको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, नियम कानून जो अधिकार हैं आपके जीवन की सबसे बहुत जरूरी चीजें हैं,
इसका इंपॉर्टेंस हम आपको समझा दिए, बिल ऑफ राइट्स क्या होता है ये भी आपको बता दिए। अब ये सब का बात होगा तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले निकल करके आता है। और क्यों निकल करके आता है? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं है भैया, है ना। तो इसका डिमांड सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी ने किया था फ्रीडम मूवमेंट के समय से ही, जब हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, है ना, जब अंग्रेजों से आजादी के लिए हम लोग लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, तभी आदमी के दिमाग में आ गया था कि फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों है। पहले के समय में कोई आदमी को आदमी समझता था, राजा लोग आदमी को आदमी समझते थे, ये सब अंग्रेज लोग आदमी को आदमी समझते थे। जिसको मन किया उसको मार दो, जिसको मन किया उसको गुलाम बना लो, जिसको मन किया उसकी जिंदगी चौपट कर दो, ये लोग कुछ भी करते थे यार। यही तो मोनार्किज्म कहलाता था, यही तो डिक्टेटरशिप कहलाता था भैया। वो लोग जो चाहते थे वो करते थे। तो इसी चीज को हटाने के लिए जब हम लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसी समय में हम समझ गए थे कि यार फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, और आप लोग भी समझ रहे हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर में हम आपको डीपली एक एक चीज फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है यार, लिखा जाता है पार्ट में लिखा जाता है, तो पार्ट 3 में इसका जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसका जिक्र किया गया है, जहां में आर्टिकल 11 और 12 में हल्का सा इंट्रोडक्शन है, और मेन मुद्दा 14 से लेकर के 31 तक जो है, 14 से लेकर के 32 तक जो है, इसका जो है चर्चा मेन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भैया फंडामेंटल राइट तो यार बेसिक राइट्स हैं, जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यार सबसे पहले यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, भैया कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने से ये इंश्योर करता है, अपने से ये इंश्योर करता है कि ये चीज जो नियम है, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ये अधिकार हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी वायलेट ना किए जा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने में ये बताता है कि पहले तो ये जान लो कि फंडामेंटल राइट क्या होती है, इसके बाद ये भी बात सुन लो कि इस राइट को ना कोई नहीं इसका कुछ उखाड़ सकता, ये सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हर एक नागरिक के लिए होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, इंडिविजुअल बॉडीज के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज वही प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सबसे बड़ा योद्धा यहां पर खड़ा किया है, वो क्या है, हमारा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी रक्षा में, इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अच्छा जी, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग तो आज से भैया 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना करके चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसी समय बना हो गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे चल के कोई आए और बदल के रख दे सब कुछ? नहीं, क्योंकि वो लोग ये सब सोच करके उस चीज में मेंशन किए हुए हैं। कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड बहुत ही चौचक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तभी इसमें छेड़छाड़ हो सकता है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, और ये चीज भी लिखा गया है कि इसमें कुछ तुम हटा नहीं सकते, इसमें तुम कुछ हटा नहीं सकते, जो चीज फंडामेंटल है वो फंडामेंटल ही रहेगी। हाँ, इसमें और एडिशन कर सकते हो, इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो पॉजिटिव वे में, इससे कुछ इसका आप बेसिक चीजें, जो बेसिक नियम है, जो बेसिक कैरेक्टर है इसका, आप उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। आप इसके भैया जो जान है, जो आत्मा है इसकी ना, उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, इसमें फीचर लगाओ, इसमें सिस्टम ऐड करो ताकि और बढ़िया से बढ़िया हो सके, ठीक है। जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है, जैसा कि हम आपको बता दिए पार्ट 3 में इसकी चर्चा है कॉन्स्टिट्यूशन के, और 12 से लेकर के 35 तक में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट होगा। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूं भैया, अगर आप 12 से लेकर के 35 तक एक एक आर्टिकल को ढंग से समझ लिए ना, आप जिंदगी भर फंडामेंटल राइट को नहीं भूलने वाले, और आप फंडामेंटल राइट एकदम चौचक तरीके से समझ लेंगे, और आपको आपके आंसर के लिए नहीं, आपका आपके जो है पेपर के लिए नहीं, आपको आपके एंट्रेंस के लिए नहीं, आपको आपके आगे चल के एग्जाम के लिए नहीं भैया, आपको आपके इस जीवन के लिए जो आप रह रहे हो समाज में, वहां भी बहुत अच्छे तरीके से काम देने वाला है, ठीक है। बहुत लोग को नॉलेज नहीं रहता है, बहुत लोग को ना ये सब चीज का नॉलेज नहीं रहता है, तो बेचारे फंस जाते हैं, डर जाते हैं, दब जाते हैं समाज में जो पहुंचे हुए लोग हैं। लेकिन जिसको इसका प्रॉपर नॉलेज है ना, वो घंटा नहीं दबता, तुरंत चैलेंज करता है कि ऐसे नहीं, चल तेरे को कोर्ट में देख लेंगे। दो चीज है यार, आपका आपसे फंडामेंटल राइट पहले तो कोई छीन नहीं सकता,
कान में बात डाल दो। दूसरी चीज, हाँ, ये सस्पेंड की जा सकती है। कब? आपके नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? जैसे कि कुछ प्रकार की इमरजेंसियां ऐसी स्थिति बन जाती है देश में, या तो आपस में कोई लड़ भिड़ रहा है, देश के अंदर ही बवाल मच गया है, ठीक है, कोई दो कम्युनिटी जो है आपस में लड़ रही है, मतलब अंदर एकदम रिबेलियन वाला कांड हो रहा है, तांडव मच रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि अगर बाहरी देश कोई आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, ठीक है, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, चाहे कोई भी कंट्री, अगर बाहरी विदेशी हमला हो जाता है हम लोगों के अंदर, तो क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है, पहले एक तीसरा कंडीशन हुआ करता था जो कि इंदिरा गांधी जिसका इस्तेमाल करके लगा दी थी, तो वो फिर बाद में हटा दिया गया। ठीक है, वो फिर बाद में नहीं, अभी दो कंडीशन है, या तो आपका अगर भैया अंदर कुछ माहौल गड़बड़ हो गया तब हो सकता है, या फिर विदेशी हमला हो गया तब हो सकता है। अब फंडामेंटल राइट आपके क्या क्या है? जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। जैसे कि कोई भी बिजनेस, सब्जी बेचने से लेकर के माल, जो आईपी माल होता है, ये सब मॉल होता है ना, जो आपका सुपरमार्केट होता है, वो भी आप खोल सकते हैं, कोई मना रोक टोक नहीं है। तो पता चला अब इसकी रक्षा के लिए, अब यार इसको तो खुद गवर्नमेंट भी तोड़ नहीं सकती है ना, मोदी जी भी नहीं तोड़ सकते इसको, आपसे ये नहीं छीन सकते। ठीक है, तो पता चला कि भैया बाहरी देश जो है, विदेश से हमारे ऊपर हमला हो गया है, हमारे ऊपर हमला हो गया है। ठीक है, अब सपोज करिए चाइना वाले हमला कर दिए, चाहे कोई कंट्री हमला कर दी, अब आर्मी को तो यार तैनात होना है, आर्मी अपना निकल रही है, ये जोर शोरों से अपना एकदम पूरा गन उन लेके, ठीक है, एकदम रास्ते में आप निकल रही है, और आप बीच में लगे। आपका राइट है, चूंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका सब्जी मतलब ठेला पे सब्जी बेच रहे हो, आपका वो राइट है, फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो पता चला यार आर्मी जा रही है और लगे आप बीच में सब्जी बेचने की, 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 10 रुपया पसेरी, तब तो काम हो चुका। विदेशी हमला जो कर रहा है उसको तो ढूंढ चुके आदमी, पता चला 10 गोली तो आप ही के लग जाएगी पीछे, है ना, नहीं ना हो सकता। और आर्मी वाले रोकेंगे आपको, कहेगी गवर्नमेंट रोकेंगे, तो आप चले जाएंगे हाई कोर्ट, अब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां से कह रही मेरा फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहा है। अब भैया सुप्रीम कोर्ट भैया एक तरीके से कह लो उनके आंख पे पट्टी बनाए, वो ये नहीं देखेंगे क्या गलत क्या सही। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट को कोई नहीं वायलेट कर सकता, आपने किया है तो आप गलत है, खत्म। तो इसीलिए उसमें ये चीज दी गई है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी या जब मार्शल लॉ भी लगता है ना, तो वहां पर जब आर्मी का रूल आ जाता है, तो वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। तो एक कंडीशन है, या तो नेशनल इमरजेंसी कह लो जब लगती है, तभी आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन उसमें भी आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 में जो चीज लिखी है ये नहीं छीना जाता। इसमें क्या क्या चीज दी हुई है कि जैसे कि आदमी, मतलब अब चलो उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसको सस्पेंड केवल नेशनल इमरजेंसी के द्वारा किया जा सकता है, और आर्टिकल 20-21 को भी इसमें कोई छेड़छाड़ आदमी नहीं कर सकता है। क्लियर? देख रहे हो फंडामेंटल राइट कितनी तगड़ी चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने कितना दूर तक का सोच करके इसमें चीजें देखी, वो सब हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इसको रक्षा करता है भैया शक्तिमान की तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके रक्षा में एकदम तगड़ी तरीके से लगे हुए हैं। और तो और ये जो चीज है ना, ये 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, और बेसिकली 6 है। वो सब का सब हम लोग डीपली एक एक चीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से यार साइड होते हैं, इस चीज को जितना सारा चीज लिखा हुआ है एक एक पॉइंट वाइज नोट्स लिखिए, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा करके फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे, फटाक से एक एक स्टेप देखेंगे, और उसके बाद इसके कैटेगरीज में, उसके बाद इसके आर्टिकल्स में 12 से लेकर के 35 तक एकदम धुआं कर देंगे, एकदम डीपली एक एक चीज को कवर करेंगे। तो फटाफट से नोट करिए, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं एकदम स्पीड से आगे। चलिए, तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फटाफट से बताइए कमेंट में। अभी जाइए लिखिए हाँ या ना, जो भी हो। अगर अभी भी आपको अगर फंडामेंटल राइट क्लियर नहीं हुआ है तो एक 2 मिनट के अंदर फटाक से इसका एकदम क्विक रिविजन करते हैं। बेसिकली आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक चीजें समझा देते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट बेसिक राइट है, यूएस बिल ऑफ राइट से भैया इंस्पायर होकर के आया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसको रखा गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, किस लिए है भैया? ये क्या करता है? हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है। उसके बाद
ऑल अराउंड डेवलपमेंट। यार सिंपल सी बात है, हमारे पास अधिकार रहेगा तो हम डेवलपमेंट करेंगे और हमारे साथ साथ हमारा समाज का भी डेवलपमेंट होगा। उसके बाद यार ये इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपका, हमारा, सबका, हम लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को क्या करता है भैया, प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसा कि बात हम आपको बताए थे वही वाली कहानी है यार कि नेशनल इमरजेंसी के समय इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी कौन लगाते हैं भैया, इनिशियली प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद जो है पार्लियामेंट की मीटिंग होती है इसको एक्सटेंड करने के लिए। वो सब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ये राइट जो है, ये जो फंडामेंटल राइट है ना यार, सबको दिया जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, है ना भैया, कहाँ के हो, क्या हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। अगर आप नागरिक हैं सबको फंडामेंटल राइट्स जो है दी जाती है। इसके बाद ये चीज जो है ना 12 से लेकर के 35 तक में 6 कैटेगरीज में टोटल डिवाइडेड है। क्या क्या है 6 चीजों में यार, सबसे पहली चीज की राइट टू इक्वालिटी। यार मतलब इक्वालिटी की बात हो रही है कि सब बराबर है, तुम कुछ तोपची नहीं हो, तुम भी बराबर हो, हम भी बराबर हैं, ये वाली बात हो रही है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम में चर्चा होगी। देखो राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर के 18 तक बात हुआ है। हम लोग एक एक करके 14, 15, 16, 17 से लेकर के 35 तक एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये बस इंट्रो है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी भैया, समान तरीके से जीना, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, सबका समान अधिकार है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम का अधिकार है, हम जहां जा सकते हैं वहां तुम भी जा सकते हो, हमको कोई बांध करके नहीं रख सकता, ठीक है। उसके बाद ये चीजें 19 से 22 के बीच में आती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भैया एक्सप्लॉयटेशन के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, इसी में सारा चीज आ जाता है। ये 23 से लेकर के 24 तक है। उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हमको हमारा धर्म चुनने का, हमको हमारे धर्म को फॉलो करने का फुल जो है अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे कल्चर का, हमको एजुकेशन का पूरा अधिकार है। इसके बारे में डिस्कस करा गया है 29 से 30 तक। यार पहले ना राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था इस पूरे फंडामेंटल राइट में। तो अब तुमको पता है ना फंडामेंटल राइट का मतलब जो है ना पत्थर की लकीर, उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता यार, कि मतलब है तो है। अब जैसे अगर हम लोग फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिया करते थे, जिसका मतलब ये था कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन सकता है, ना गवर्नमेंट छीन सकती है ना कोई छीन सकता है। तो भैया हुआ मैटर ये फंसा कि यार विकास करना था, जगह जगह हॉस्पिटल खोलने थे, जगह जगह स्कूल खोलने थे, जगह जगह रेलवे स्टेशन बिछाना था, जगह जगह एयरपोर्ट खोलना था। तो अब जिसकी जमीन थी वो कहते थे कि नहीं हम नहीं देंगे, काहे लिए देंगे, हम तो पढ़े हैं ना कि ये तो फंडामेंटल राइट में आता है, ये हमारा भैया मूल अधिकार है। अगर तुम हमसे छीनोगे ना तो कोई चाचा बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे तुरंत चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको नहीं दिखता कौन है किस कौन इक्वालिटी, वो सबको बराबर रूप से देखेगा, कहेगा कि हाँ गलत है तो गलत है, आप वहां पर हॉस्पिटल नहीं बना सकते, आप वहां पर रेलवे की पटरी नहीं बिछा सकते। तो भैया सोचो इतने दूर से सीधी रेल की पटरी आ रही है, अब पता चला आपके 10 बीघा आपके थोड़े से जमीन के लिए पता चला रेलवे को घुमा कर लेके जाओ, तो बड़ा दिक्कत फंसता था, है ना, बहुत दिक्कत फंसता था। तो मतलब फिर डिस्कशन हुआ, आदमी ने ये डिसीजन लिया कि यार इसको ना हम लोग फंडामेंटल राइट से हटा करके कहीं दूर फेंक देते हैं। हटाते नहीं हैं, हटा देंगे तो पता चला तो आपके पड़ोसी आकर आपको कब्जा कर लेगा। पड़ोसी आएगा सुबह कहेगा ये भैया निकलो ना, हमको रहने दो ना, हम आपके घर में रहेंगे, बड़ा बढ़िया लग रहा है, भागिए आप लोग, ऐसे करने लगेगा। तो इसके लिए इसको हटाया नहीं गया, बस इसको फंडामेंटल राइट जो कि 12 से 35 के बीच में था, इसको अगर बीच में रखेगा तो वो फंडामेंटल राइट रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसको यहां से उठाते हैं और 300 आर्टिकलों पे उधर फेंक देते हैं। भैया 44th अमेंडमेंट में इसको किया गया था, 31 में था ये, इसको यहां से उठा करके 300 में फेंक दिया जाता है, वहां 300A में, है ना। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे अभी गवर्नमेंट चाहे तो आप जहां रह रहे हैं अगर वहां पर कुछ रेलवे वगैरह बनवाना है तो वो आपकी जमीन ले सकती है, उसका मुआवजा भी देगी। अब इसमें भी मैटर फंसता था कि पता चला 10 करोड़ का जमीन है, 10 लाख का जमीन है, और भैया सरकारी रेट के हिसाब से 10,000 आपको थमा दी, 20,000 आपको थमा दी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घोटाला होता था। लेकिन अब जो है ना, जो
मार्केट में जो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके ऊपर आधार पे आपको दे दिया जाएगा, है ना। जिसे देखते नहीं कि अब रोड चौड़ा हो रहा है, हाईवे चौड़ा हो रहा है, हाईवे 4 लेन है, 6 लेन हो रहा है, 8 लेन हो रहा है ना, तो वहां पर आपकी जमीन सरकार ले लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पड़ोसी वाले शर्मा जी आकर के आपका जमीन कब्जा कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल गवर्नमेंट जो है ऐसा काम कर सकती है। रोड चौड़ा हो गया, एयरपोर्ट बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, उसका मुआवजा भी देती है, ठीक है, ये सारा सिस्टम होगा। तो टोटली 6 कैटेगरीज थे और एक एक कैटेगरीज को, एक एक आर्टिकल को हम अच्छे तरीके से कहने वाले हैं। तो यार बात यहां पर फंसी कि अधिकार तो यार ऐसे तो है नहीं, हम किसके सामने अधिकार, हम अगर हमको कोई दूसरा थप्पड़ मार के हमसे अधिकार छीन लिया तो हम क्या करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोगों ने दूर तक का सोचा और बोला नहीं नहीं, इसके लिए हम दूठो शक्तिमान को तैयार करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226, है ना। आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। अगर आपके बगल वाले शर्मा जी आपका अगर फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी नेता परेता आपका फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई आपके गांव के इलाके के बाहुबली आपका फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करते हैं ना, तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट और तुरंत हाई कोर्ट जा करके वहां पर अपील डाल सकते हैं कि देखिए ना, ये हमको घूमने से मना कर रहा है भाई। राइट टू फ्रीडम ये हमको घूमने से मना कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी ये हमको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये हमसे बधुआ मजदूरी करवा रहा है भैया। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमसे जबरदस्ती ये रिलीजन फॉलो करने को कह रहा है, या फिर ये मुझे मेरा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो ये हमको हड़का रहा है, होता है ना। तो ये चीज, या फिर मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरी एजुकेशन मेरा हक है तो ये मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। अगर ऐसा कोई आपको करे तो तुरंत टिकट कटवाइएगा, ट्रेन का, बस का, पैदल, मोटरसाइकिल से, ओला से, जिससे जाना हो, हाई कोर्ट निकलिए या फिर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निकलिए। वहां पर जाकर आपका कार्य का तुरंत समाधान होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोगों ने, ठीक है, वहां पर भैया इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शक्तिमान को खड़ा किया है। शक्तिमान कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारा जुडिशियरी सिस्टम। तो बेसिकली यही था पूरा पंचायत आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब तक तो आपको पकड़ में आ गया होगा। कमेंट में तुरंत जाइए, नीचे कमेंट करिए कि हाँ समझ में आया या फिर नहीं आया, जो भी हो, जैसा भी हो बताइए। अब हम लोग ना एक एक आर्टिकल को ढंग से पढ़ेंगे, 12 से लेकर के 35 तक, ताकि फंडामेंटल राइट जब नाम ले आदमी ना, तो आप 12 से 35 तक गिनवा दें कि 12 में क्या, 13 में क्या, 14 में क्या, 32 में क्या, 33 में क्या, 35 में क्या, सब चीज आप गिनवा देंगे। फंडामेंटल राइट आपके एकदम जहन में बैठ जाएगा। इसीलिए हम एक एक आर्टिकल पे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है 12 से 35 तक। अच्छा जी, लेकिन अब आप एक चीज देखेंगे यहां पर, आपको एक चीज अगर आप पकड़ेंगे तो पकड़ लिए होंगे क्या। अब आप पूछेंगे कि भैया ये 14 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर 31 तक जाकर खत्म हो जा रहा है, देख रहा है ना, 14 से स्टार्ट हो रहा है और 31 तक ही जा रहा है। तो भैया 12, 13 और उधर 31, 32, 33, 34, 35 में क्या है? दिमाग में आएगा ना कि यार यहाँ पर तो 14 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मतलब 12, 13 भी है, 34, 35 भी है, तो ये किस बारे में बता रहा है? आर्टिकल 12, 13, 34, 35 ये सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। किससे? 12 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 यह कहता है हमसे कि देखो यार, जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, चर्चा आगे है, चर्चा पूरी की पूरी आगे है 14 से, लेकिन ये हमको पहले ही वार्निंग दे रहा है कि देखो भैया बात सुनो, डिस्क्लेमर है, आगे बढ़ने से पहले इसको ढंग से पढ़ लो कि तो एक चीज तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो आपके प्रधान जी का नहीं हो, कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। हाँ, उसको कोई ना कोई नियम के लिए, कोई ना कोई कानून के लिए कुछ नियम कानून ऐड किए जा सकते हैं। कौन करेगा? तो स्टेट करेगा। कौन करेगा? स्टेट करेगा। यार स्टेट कौन सा? बिहार करेगा, यूपी करेगा, झारखंड करेगा, मध्य प्रदेश करेगा क्या, कि महाराष्ट्र करेगा है, कि गुजरात करेगा? नहीं भैया, स्टेट
यहां पर जब भी स्टेट का नाम आएगा, क्या भैया, यहां पर जब भी स्टेट का नाम आएगा तो आप ये सोच लेंगे कि छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब के बारे में। तो इसीलिए सबसे पहले आर्टिकल में हमको यही समझाया गया है कि स्टेट का डिफिनीशन क्या होता है। समझ रहे हो ना? दो बात पकड़ना, पहली बात ये पकड़ना, कोई भी तुमसे तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। दूसरी चीज, स्टेट का डिफिनीशन दिया है। क्या भैया, स्टेट का मतलब होता है राज्य, और राज्य किसका? ये वाला यूपी बिहार नहीं। राज्य क्या मतलब? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यानी कि जो सरकार है ना, जो टोटल की टोटल गवर्नमेंट है, जो सबको रूल कर रही है, उसको कहते हैं स्टेट। क्या भैया, देखो साफ साफ बताया है, स्टेट में इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉडी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, और सारी अथॉरिटीज जो कि इंडिया में है। तो आर्टिकल 12 में दो चीज, एक तो फंडामेंटल राइट कोई नहीं छीन सकता, दूसरी ये बात कि भैया स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं है। स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जो हमको रूल करती है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 12 में यही है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। आर्टिकल नंबर 12 क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि यार कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर आपका दूसरे के कानून में, दूसरे के अधिकार में अगर बाधा डाल रहे हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कोई कानून नहीं है। क्या चीज भैया? अब आगे बढ़ते हैं यार आर्टिकल नंबर 13 पे। देखो आर्टिकल नंबर 13 क्या कह रहा है भैया, सारे लॉज, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो कि फंडामेंटल राइट को अगर तोड़ेंगे, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम, समझ रहे हो ना बात को, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी भी बंदे के फंडामेंटल राइट को अगर नुकसान पहुंचाता है तो वो कानून खारिज कर दिया जाएगा। वो न कानून क्या है भैया? वो कानून नल है, वो कानून वॉइड है, वो कानून सही चीज नहीं है, गलत बात है वो। समझ रहे हो? आर्टिकल 12 क्लियर हो गया। आर्टिकल 13 हमसे ये कह रहा है कि कोई ऐसा कानून जो कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता हो, वो कानून नहीं माना जाएगा, वो नल है और वो वॉइड है। रुको हम दूसरा मार्कर पकड़ लेते हैं। समझ गए बात को? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अब तुमको तुम्हारा ऐसा अधिकार चाह रहा है कि तुम किसी के घर में घुस जाओ, किसी का मर्डर कर दो, किसी का चोरी छिनैती कर लो, तो यार ये तो तुम्हारे लिए कानून है ना, ये तो तुम अपना अधिकार मान के चल रहे हो। अब पता चला अधिकार के मामले में तुमको दिया है राइट टू फ्रीडम, तुमको दिया है राइट टू फ्रीडम, यानी कहीं भी घूम सकते हो, तुम आज़ाद हो। अब यार रात को आप किसी घर में तो नहीं ना घुस सकते, आप किसी के प्राइवेसी वाले जगह पे तो नहीं ना घुस सकते कि अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं ना कर सकते यार। ऐसा करोगे तब तो बहुत थुराओगे, बहुत कुटाओगे। तो इससे क्या कर रहे हो तुम? दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। यार अगले का भी तो हक है ना कि हम भी आज़ाद रह सकें, अपने आप को प्राइवेसी अपनी बना करके रखें। अब उसके प्राइवेसी में पता चला उसके बेडरूम में घुस जाओगे रात को 12 बजे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, गड़बड़ा जाएगा मैटर, लगेगा कूट के भगाने तुमको। तो ये चीज दूसरे की राइट को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरे का फंडामेंटल राइट बिगाड़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। समझ गए ना? आर्टिकल नंबर 13 यही कहता है कि कोई ऐसा राइट जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाए तो वो राइट नल है और वॉइड है। इसमें एक और बात आ जाती है, इसमें ये जो आर्टिकल है ना, इसमें एक और बात आ जाती है कि देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले भी बहुत सारे नियम और कानून थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना उसके पहले भी बहुत सारे नियम कानून थे और उसके बाद भी बहुत सारे नियम कानून बन सकते हैं। तो एक शर्त रखी गई, एक ये शर्त रखी गई गुरु कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाएगा, भले वो पहले से हो या फिर आगे भविष्य में बनाया जाए, तो वो कानून नहीं चलेगा, वो कानून बेकार है। यार कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले भी 100 कानून नियम थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी 100 कानून नियम ऐड किए जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ये बात को कर दिया है कि यार सुनो,
कोई भी ऐसा कानून नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं चलेगा जो कि फंडामेंटल राइट को नुकसान कर सके। तो आर्टिकल 13 पकड़ लिए क्या, कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाएगा वो कानून नहीं है। आर्टिकल 12-13 क्लियर हो गया, खुशी खुशी पॉइंट पकड़ लिए कि नहीं। अब हमारा मुद्दा स्टार्ट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब पता है ना, बराबरी। हम तुम कोई भी हो, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं भैया। इसकी बात करते हैं, 14 से लेकर के 18 तक इसकी बात हुई है। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 14 में क्या बात होती है, सुनो। इसमें दो चीज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या चीज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, पहले तो सब लोग लॉ के नजरिए में बराबर है। यार कोर्ट वोट में देखोगे तो जो है कानून के आंख पर पट्टी बनी होती है, काली पट्टी, ताकि वो ये ना देख सके कि कौन गोरा है कौन काला है ना, कौन गोरा है कौन काला है, कौन किस बिरादरी का है कौन किस बिरादरी का, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन किस रिलीजन का है, कुछ नहीं। उसके आंख पे पट्टी बनी हुई है, उसके सामने जो है सब बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री जाए वहां पर, चाहे एक को चपरासी जाए वहां पर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समझ जाए कि सब के सब बराबर हैं उसके सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है, पहली चीज इक्वल बिफोर लॉ, पहली चीज हो गई, कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरी चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ये मतलब है, अगर प्रधानमंत्री साहब, चाहे सलमान खान साहब, चाहे आपके कोई हीरो हीरोइन, चाहे बाहुबली साहब जो हो गए ना, वो भी अगर कोई कांड करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी को चोरी करते हैं, किसी का कोई अपराध करते हैं, तो उनको भी उतनी ही सजा होगी जो कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर वैसा काम करेगा। वो लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए लोग हैं, और हम लोग भैया एकदम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। तो हमको जो सज़ा मिलेगी, अगर 1 रुपये चुराने का, अगर 10 रुपये चुराने का, तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी अगर वो भी 10 रुपये चुराते हैं। बात समझ गए? पहली चीज़ सब बराबर हैं, और दूसरी चीज़ अगर वो कोई कांड करते हैं और वही कांड हम भी करते हैं, जब दोनों का कांड बराबर होगा तो सज़ा भी बराबर होगी। अभी नहीं कि वो पता चला प्रधानमंत्री जी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, बराबर की सजा होगी। समझ रहे हो? तो ये चीज आर्टिकल 14 मेक श्योर करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 15 पे। ये क्या करता है ना, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेट करता है, डिस्क्रिमिनेशन का खलास करता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के आधार पे, डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे, डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के हिसाब से, डिस्क्रिमिनेशन जन्म स्थान के हिसाब से कि तुम कहाँ के जन्मे हो, तुम कौन से जेंडर हो, तुम कौन से रिलीजन के हो, तुम कौन से कास्ट के हो। इस चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन को पहले तो ख़त्म कर दिया गया। किस्सा हम लोग बहुत सुने हैं, आज के समय में तो देखो तो बहुत कम हो गया ये चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप गांव के इलाके में जाएंगे तो कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि छोटी बिरादरी के लोग हैं तो उनको नीचे बैठा देंगे, ठीक है, उनको नीचे बैठा देंगे, मतलब ढंग से बात नहीं करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा यही सारे नियमों की वजह से ना, यही सारे नियमों की वजह से आज के समय में वो लोग अपलिफ्ट हुए हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा पहले से बदलाव आ चुका है। नहीं तो पहले के समय में यार कौन किसको क्या समझता था, कौन किसको क्या समझता था वो सब जानते हैं इतिहास का। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 हमसे ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, चाहे कोई किसी कास्ट का हो, चाहे कोई किसी जेंडर का हो, कोई किसी कहीं का भी जन्मा हुआ हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। पकड़ लिए बात? 15वां जो है क्लियर हो गया। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि भैया रिजर्वेशन काहे लिए होता है? किसी की पक्ष में किसी नौकरी में रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है? किसी कॉलेज के एंट्रेंस में रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए, सबके लिए जो है रिजर्वेशन होता है। काहे लिए? अब पता चला होता है ना कि कहीं कहीं का फॉर्म का फीस निकलता है आपके एग्जाम का, तो जनरल के लिए अगर वो 800 है तो वहीं SC ST के लिए वो 650 होगा, और उसके नीचे जाएंगे तो जो भी होगा वो 400 500 ऐसे होता है। यानी कि जनरल के लिए अगर 1000 है तो उनके लिए 600 700 ऐसा रहता है, उनके लिए कुछ कम रहता है। अगर आप 12 साल की उम्र में कोई नौकरी कर लेते हैं तो उनको और एक्सटेंशन मिल जाता है, उनको और छूट दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप नहीं बोलेंगे कि यहाँ तो यार हमारा आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है कि कोई को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो आपके दिमाग में यह सवाल उठेगा
कि भैया उनको काहे लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये। यार देखो, वो लोग पहले के अगर इतिहास का पन्ना उठा करके देखें तो उन लोगों को इतना दबाया गया है, इतना दबाया गया है कि वो आपके साथ नहीं चल सकते थे। अगर ऐसा कुछ नियम कानून नहीं बनता ना, तो आज के समय में भी हाल वही रहता, वो लोग नहीं उठ पाते उतना, समझ रहे हो। तो आप लोग उठ चुके हैं, तो आप लोग रहिए ना अपने फील्ड में। आपके लोग का क्या बिगड़ रहा है, आप लोग का कुछ काट रहा है नहीं ना, तो उनको यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी सोसाइटी के सामने बराबर हो सके, समाज में इक्वल भैया रिप्रेजेंटेशन रखें। तो इसके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जितना भी रिजर्वेशन का बात होता है कि ये इसके लिए ये हो गया, इसके लिए वो हो गया, तो ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। इसके लिए आप नहीं जा सकते, गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करके खत्म कर देता है इसको। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, पकड़ लिए, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नौकरी का अगर भर्ती निकला है तो आपके लिए भी उतना ही है, उसके लिए भी उतना ही है, उसके लिए भी उतना ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट रहता है, कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए छूट रहता है, तो ये काहे लिए रहता है, तो वही बात है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि पहले वुमेन लोगों को भी सोसाइटी बहुत दबा करके रखी है। इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हो ना, क्लास 11 का ही, देखो जा करके वहां पर क्या स्थिति हुआ करती थी वुमेन के साथ। इतनी बुरी से बुरी स्थिति करी जाती थी बैकवर्ड क्लासेस के साथ, वुमेन के साथ, कि आप सोचेंगे कि अरे इस समय मतलब आज के समय में तो आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता। यार बहुत सही है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सही है, बशर्ते कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ ऐसा माहौल है समय के साथ। जैसे हम लोगों की अब जब पीढ़ी आएगी ना, मतलब अब एक जो नया जनरेशन एक तरीके से उभर करके आएगा, तो ये सब एकदम ना के बराबर, ये सब एकदम ना के बराबर जब सब शिक्षित हो जाएंगे, सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे ना। देखो आप शहर में जहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं, ये सब कोई अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन कोई कुछ नहीं करता यार, सब एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाई भाईचारा बना करके रहते हैं। ये सब का तो आदमी सोचता, दिमाग में आता ही नहीं है सब चीज़, ठीक है। तो यही सारा बात हो रहा है कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी का आर्टिकल नंबर 16 में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी सब कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले छुआछूत चलता था, कोई मंदिर में घुस गया ना तो मंदिर धुलवा दिया करते थे लोग, मंदिर में घुसने नहीं देते थे। तुम्हारा सामाजिक कुआं है तो वहां से वो पानी नहीं पी सकते थे लोग, स्कूल में सबके साथ बैठ करके पढ़ नहीं सकते थे लोग। गांव देहात में तो यार मतलब अपने गिलास पे चाय तक नहीं पिलाते हैं, अपने गिलास में पानी तक नहीं पिलाते थे। ये सब क्या है, ये सब अनटचेबिलिटी है। लेकिन आज के समय में ये सब के नियम कानून की वजह से, शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से ये सब दिमाग से आदमी के धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं जहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है वहाँ पर ये मानसिकता रखते हैं लोग, लेकिन अब धीरे धीरे सब बदल जाएगा यार, सब बदल जाएगा। मतलब दम है शिक्षा में, बहुत ज़्यादा दम है, सब कुछ बदल जाएगा। तो अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन होता है किसमें, आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है, कि छुआछूत वाली बात नहीं होती है। अब जैसे आज के समय में कैसा छुआछूत, कोरोना हो जा रहा है तो अरे दूर 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 दूर, अरे हटो 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 हटो, सैनिटाइज खिच 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 ऐसे ऐसे कर लिए, अरे यार उसको हम टच कर दिए, यही कहलाती है अनटचेबिलिटी। ऐसे ही लोग पहले के समय में ना कुछ लोगों को टच तक नहीं करते थे, टच कर लिए नहा लेंगे, टच कर लिए पूरा एकदम लगेंगे गंगा जल से नहाने, कोई घर में आकर लगेंगे गंगा जल का पूरा छिड़काव करने, यज्ञ करने की मतलब शुद्धिकरण हो जाए। मंदिर में कोई घुस जाए तो लगेंगे मंदिर को साफ करने, ऐसा सीन हुआ करता था। लेकिन अब इस चीज का एबॉल्यूशन हो गया और आज के समय में ऐसा कुछ कहानी बहुत रेयर केस में है, वो भी धीरे धीरे सब भरोसा है आदमी लोगों को, शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब अगले आर्टिकल नंबर 18 पे बढ़ते हैं, एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या भैया, सरनेम हमारा, जैसे कि हम पांडे हैं तो हम पांडे नहीं लगा सकते, आपका जो भी सरनेम है तो अपना सरनेम नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ सीन क्या नहीं, ये वाला सीन नहीं। देखो पहले के समय में आप सुने होगे ना, महाराज, सुल्तान, ऐसा करके आदमी लोग टाइटल लगाया करता था अपने नाम के सामने। जैसे बाहुबली में देखो तो बाहुबली, महेंद्र सिंह बाहुबली, ऐसा करके है ना, आदमी अपने टाइटल पे जो है मतलब जोड़ा करता था अपने नाम के साथ। तो वो चीज़ को हटाया गया। इससे क्या होता था ना कि ये जो इक्वालिटी वाली चीज़ है ना, कि
कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये थोड़ा सा डगमगा जाता था। कैसे? अब जैसे यार कोई ऑर्डिनरी लोग है, अब उसी में कोई महाराज सो कॉल्ड ऐसे करके मतलब टाइटल लग जा रहा है, स्पेशल चीज हो जा रहा है उनके सामने, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं ये ऊपर हैं, हम लोग से ऊपर हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए पहले तो टाइटल एबॉलिश कर दिया गया। अच्छा, अब आप ये मत समझ लेना कि लोग डॉक्टर क्यों लगाते हैं, लोग प्रोफेसर क्यों लगाते हैं, लोग इंजीनियर क्यों लगाते हैं, लोग आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर ये सब क्यों लगाते हैं। तो भैया ये सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या क्या? आर्टिकल 18 में एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, जैसे कि एजुकेशनल फील्ड से आप प्रोफेसर लगा लो, प्रिंसिपल लगा लो, सर लगा लो, मैम लगा लो, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें क्या है? एजुकेशनल चीजें हैं। तो ये सब चीज का नहीं बात होता है, ये सब आदमी लगा सकता है, ये सब मतलब एक्सेप्शन है, ये सब इसके अंदर नहीं आएगा। अब जैसे किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को पद्म भूषण मिलता है, ये सारे रत्नों से सम्मानित किया जाता है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा, कहेगा कि हाँ भैया हमको भारत रत्न मिला है। ये चीज वो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपने आधार कार्ड पे अपने नाम के सामने भारत रत्न लिखवा दें। ये चीज नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को, कि मेन ऑफिशियली अपने नाम में वो टाइटल नहीं लगा सकते। बाकी लोग तो ऐसे जानेंगे ही ना कि इनको पद्म भूषण मिला है, इनको जो है ये सारा अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की टाइटल नहीं लगेंगे। तो ये बेसिकली था किसके बारे में। अब आप एक तरीके से कड़ से पकड़ो, फटाफट से मेरे साथ बोलो। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा किसी भी धर्म, जाति, जगह, स्थान, कहीं से भी हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल नंबर 17 भैया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 18 टाइटल्स। तो इससे क्या हो रहा है? ये सबसे हमारे इक्वालिटी की बात हो रही है, हमारे सामाजिक जो है बराबरी की बात हो रही है। तो इसीलिए 14 से लेकर के 18 राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो फटाफट से हम साइड हो रहे हैं, इसको नोट करिए, ये चीज को नोट करिए, उस चीज को नोट करिए, ठीक है। नोट्स हमारे क्या है यार, आप लोग तो यहां तक देख रहे हो, आपको तो पता ही है नोट्स हमारे क्या है, क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तो बस आज की वीडियो कहां पे खत्म करते हैं, अगले पार्ट में सारे चीज पे चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।